नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी हरियाणा में लगातार जो है घमासान मचा हुआ, एक बगावत का तूफान, एक अंदरूनी बगावत जो है बीजेपी को धीरे धीरे खा रही है। अंदरूनी बगावत ने पूरी भाजपा पार्टी को लपेट कर रख दिया है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि अब बीजेपी जब से हरियाणा की सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं तभी से इसके अंदर महाभारत छिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं भाजपा के जो पुराने नेता हैं, भाजपा का जो पुराना कैडर है, वो बीजेपी से लगातार नाराज चल रहा है, खफा है, रुष्ट है। कहीं ना कहीं उसके अंदर गुस्सा है अपनी पार्टी के प्रति, अपने नेताओं के प्रति, बीजेपी हाईकमान के प्रति। क्योंकि हरियाणा में 10 में से 6 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अन्य दलों से आए हुए हैं, यानी कि दल बदलू नेताओं को भाजपा ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा में 60% ऐसे नेताओं को टिकट दी गई है जो दल बदलू हैं, जो दूसरे दलों से बीजेपी के अंदर आए थे, चाहे वो हाल फिलहाल पहुंचे हों या फिर इससे पिछले इलेक्शन में आए या फिर उससे पिछले इलेक्शन में आए थे। लेकिन वो नेता ऐसे हैं जिनके अगर शुरुआती पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो किसी अन्य दल की निकलेगी, यानी कि राजनीति की शुरुआत जिन नेताओं की किसी अन्य दल से हुई, लेकिन फिलहाल राजनीति वो कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसे में उन्हीं नेताओं पर बीजेपी दांव लगाती है। अपने कैडर को भाजपा अगर नजरअंदाज कर रही है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी बगावत का अंदेशा पहले ही लगाया जा सकता है और अब वही अंदरूनी बगावत जो है बीजेपी को धीरे धीरे खत्म करने का काम कर रही है। यानी कि अंदरूनी बगावत भाजपा के लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही है। लेकिन अब चर्चा करेंगे हरियाणा के अंदर भाजपा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर स्थिति को लेकर, क्योंकि लगातार जिस प्रकार भाजपा का विरोध चल रहा है, जिस प्रकार बीजेपी की रैलियां फ्लॉप जा रही हैं, जिस प्रकार बीजेपी के नेता गांवों में नहीं घुस पा रहे हैं, जैसे बीजेपी के नेता प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही बीजेपी की जो अंदरूनी बगावत है, भाजपा को जो अपना खुद का कैडर है वो कैडर ही प्रत्याशियों का साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन प्रत्याशियों की क्या दशा है और उनका जो आने वाला चुनावी भविष्य है वो किस दिशा में है, इस मामले पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर भाजपा ने अपने पुराने नेताओं को, अपने पुराने कैडर को नजरअंदाज करते हुए नवीन जिंदल को अचानक पार्टी में कांग्रेस से भर्ती करके और कहीं ना कहीं उस पर अपना ठप्पा लगाकर, टैग लगाकर चुनावी मैदान में उतार दिया, कुरुक्षेत्र के रण में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया। अब यहां कमाल की बात यह है कि भाजपा को अपने खुद के कैडर पर, अपने खुद के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर, जो कि कई दशकों से, अनेक वर्षों से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, बीजेपी को घर घर तक पहुंचाने का काम कर चुके हैं, उन पर भरोसा नहीं। और कहीं ना कहीं लगातार भाजपा जो है पिछले लंबे समय से जिंदल परिवार के हां या ना का इंतजार कर रही थी, और ज्यों ही दाल गलती हुई दिखाई दी तो कहीं ना कहीं तुरंत प्रभाव से भाजपा ने नवीन जिंदल पर अपना टैग लगा दिया और उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन अब जो कुरुक्षेत्र का चुनावी रण है उसमें जो मुकाबला है, जो चुनावी युद्ध होना है वो बड़ा भीषण होने वाला है, क्योंकि ये जो चुनावी रण में युद्ध चलेगा वो इतना आसान नहीं होने वाला है। जिंदल, जो नवीन जिंदल है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से तुरंत प्रभाव से भाजपा की पृष्ठभूमि में शामिल होते हैं, और यही कारण है कि लोग लगातार उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि 10 साल तक आप कहां रहे। यानी कि 2004 में पहली बार वो कुरुक्षेत्र से सांसद चुने जाते हैं, 2009 में वो फिर चुनाव जीतते हैं और 2014 तक 10 साल लगातार सांसद की भूमिका कुरुक्षेत्र सीट पर निभाते हैं। उसके बाद 2014 से और 2024 तक लगातार वो नदारद रहते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। ये जनता का कहना है। जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि वो 10 साल तक कहां थे, और अब जब जनता के बीच कुरुक्षेत्र में वापस लौटे भी हैं तो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का ठप्पा लगवाकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बीजेपी के नेताओं की, जिनमें सबसे प्रमुख नाम डीडी शर्मा का है,
पवन सैनी जो पूर्व विधायक है, कैलाशो सैनी जो पूर्व सांसद हैं, ये सभी नेता नवीन जिंदल के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि चुनावी प्रचार प्रसार के नाम पर सिर्फ नवीन जिंदल अकेले ही मैदान में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है जब भाजपा के हाईकमान से शीर्ष नेतृत्व पहुंचता है या फिर बीजेपी के बड़े नेता जब चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचते हैं तो सभी भाजपा के नेता एक मंच पर एकजुट जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन ज्यों ही जनसभा, ज्यों ही प्रचार प्रसार रुकता है, थमता है, त्यों ही एकजुटता जो है दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। आगे चर्चा करें अंबाला लोकसभा सीट को लेकर, जहां पर 2 बार सांसद रहे रतनलाल कटारिया की अस्वस्थ रहने के चलते मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट प्राप्त करने के लिए उनकी पत्नी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन जो भाजपा हाईकमान को फीडबैक मिला उससे हवा का रुख जो है बिल्कुल स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, और कहीं ना कहीं उसमें यह अंदेशा, यह अंदाजा जरूर बीजेपी को लग गया कि बंतो कटारिया को बाहरी विरोध से अधिक खतरा नहीं है, बल्कि जो बीजेपी के अंदर अंदरूनी बगावत है, अंदरूनी खिलाफत है, जो अंदरूनी विरोध है, उससे अधिक खतरा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा का तो यही प्लान था कि बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में अंबाला से उतारा जाए, सहानुभूति वोट प्राप्त कर सकेंगे, तो साथ ही जो बचा खुचा काम होगा वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार बंतो कटारिया की अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी का कैडर ही खिलाफत करता हुआ नजर आ रहा है, अंदरूनी तौर पर बंतो कटारिया को भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन ही चोट मारता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बंतो कटारिया की राह भी आसान नहीं है। कांटों भरे रास्ते बंतो कटारिया ने चुने हैं, भाजपा ने कांटों भरी जिम्मेवारी बंतो कटारिया को दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनको उन कांटों पर से चलते हुए पूरे रास्ते को पार करना होगा। अगर वो बीच में रुकती हैं तो कहीं ना कहीं जो नाव है, जो चुनावी किश्ती है, उनकी बीच मझधार डूब जाएगी। हालांकि दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि सवालों के घेरे में यहां पर अनिल विज भी आते हैं, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, तो साथ ही अंबाला कैंट से विधायक भी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है अनिल विज भाजपा से नाराज चल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तभी से जो है अनिल विज की नाराजगी स्पष्ट देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने मंत्रालय लेने से भी, मंत्री बनने से भी मना कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी खुद भी नहीं चाहते थे कि अनिल विज उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो या फिर अनिल विज जो है हरियाणा सरकार में फिर से मंत्री बने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो लगातार नाराज चल रहे हैं। उनका रुख स्पष्ट नहीं है कि वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा के खिलाफ हैं, या फिर क्या जो है फिलहाल भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट जरूर है कि वो ना तो चुनावी बैठकों में पहुंच रहे हैं, ना ही लोकसभा चुनाव को लेकर जो समीक्षा बैठकें हो रही हैं उनमें शामिल हो रहे हैं, ना ही चुनावी प्रचार प्रसार में हिस्सा बन रहे हैं, ना ही जो है प्रत्याशियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यक्रमों से, चुनाव से और चुनावी प्रचार प्रसार से किनारा कर चुके हैं और पिछले लंबे समय से लगातार अपनी नाराजगी जो है शब्दों के माध्यम से जाहिर करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बंतो कटारिया का जो चुनावी रण है वो भी आसान नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं अनेक मुश्किलों का सामना बंतो कटारिया को अंबाला सीट पर करना पड़ेगा। उनमें से जो हमने बताया ये सिर्फ प्रमुख मुसीबतें हैं, लेकिन इनके पीछे जो और अन्य मुसीबत, अन्य चुनौतियां खड़ी हैं, कहीं ना कहीं वो भी बंतो कटारिया का इंतजार कर रही है। अब आगे चर्चा करेंगे सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर। सिरसा लोकसभा सीट जहां से भाजपा ने अशोक तंवर पर दाव चला है। तंवर जो घाट घाट का पानी पी चुके हैं। 5 साल पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस से जमी नहीं, कांग्रेस से बनी नहीं और कहीं ना कहीं चुनाव में भी उनको कांग्रेस ने नजरअंदाज करने का काम किया, तो ऐसे में उनकी नजदीकियां चुनाव से ठीक पहले जेजेपी से बढ़ी। लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी का जनाधार उनको अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे में उन्होंने टीएमसी में जाना उचित समझा। लेकिन कुछ समय बाद उनको यह भी समझ आ गया कि टीएमसी का जो है पश्चिम बंगाल के अलावा हरियाणा में
कोई ज्यादा जो है जनाधार नहीं है, यानी कि यहां पर उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा। तो ऐसे में उन्होंने टीएमसी को भी त्याग कर आम आदमी पार्टी में जाना उचित समझा। कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में रहे, लेकिन फिर जो है उन्होंने अपनी किश्ती बदली और बीजेपी की कश्ती में सवार हो गए। कुछ समय पहले ही वो भाजपा में शामिल हुए थे और भाजपा में शामिल होने के साथ ही जो ही लोकसभा चुनाव को लेकर टिकटों की घोषणा हुई तो सबसे पहले जो है उनके नाम की घोषणा की गई, यानी कि भाजपा ने अशोक तंवर पर दांव चल दिया। तो देखा जाए अशोक तंवर को अगर टिकट दी गई तो ऐसे में बीजेपी ने अपनी मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काट दी, लेकिन कहीं ना कहीं तंवर को टिकट देना अब भाजपा को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार गांव-गांव में अशोक तंवर का विरोध देखा जा रहा है, जिस प्रकार गांव में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, किसान जो है लगातार उनके खिलाफ विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गांव से उनको खदेड़ने का काम कर रहे हैं, तो वही अब भाजपा का कैडर भी, भाजपा के कार्यकर्ता भी उनको अपनाने से मना कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता विशेषकर सिरसा लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पर अशोक तंवर को टिकट मिलने से नाखुश है, नाराज है, खफा है। कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि भाजपा में ही किस कैडर के किसी व्यक्ति को टिकट दी जाए, लेकिन बीजेपी ने अपने कैडर की बजाय अशोक तंवर पर अधिक भरोसा जताया, तो उसके खिलाफ में अब जो है पूरा बीजेपी का कैडर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अशोक तंवर की अगर बात की जाए तो उनका जो है चुनावी रण भी आसान नहीं होने वाला है। अशोक तंवर के सामने सबसे पहली चुनौती किसानों के रूप में खड़ी है, दूसरी चुनौती जो है बीजेपी के उनके खुद के अपने कार्यकर्ता उनके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं, तीसरी बड़ी चुनौती उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो वही चौथी बड़ी चुनौती कि उनके ऊपर दल बदलू का ठप्पा लगा हुआ है। हालांकि वो भाजपा में आ चुके हैं, लेकिन जो उनका पुराना राजनीतिक इतिहास है उस इतिहास को वो बदल नहीं सकते, और कहीं ना कहीं अब वही इतिहास उनको पीछे धकेलने का, गलत में धकेलने का काम कर रहा है। यानी कि राजनीतिक जो दलदल है उसमें डुबोने का काम अशोक तंवर का, घाट घाट का पानी पीने का जो नतीजा है वही कर रहा है। अब अगर बात की जाए हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की, तो यहां पर भी वही कुरुक्षेत्र वाली कहानी अपने आप को दोहराती हुई नजर आ रही है। यहां पर भाजपा ने चुनाव लड़ने का मौका दिया है रणजीत चौटाला, जो कि रानिया से निर्दलीय विधायक है। हालांकि उनको भी बाहरी विरोध से अधिक खतरा अपने ही यानी कि भाजपा के कैडर से ही नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको सबसे अधिक खतरा यह सता रहा है कि बीजेपी के नेता कार्यकर्ता उनको अपना नहीं रहे, उनके चुनावी प्रचार प्रसार में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में चुनावी मैदान में रणजीत चौटाला अकेले ही डटे हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका अकेले खड़े रहना जनता के मन में भी संशय पैदा कर रहा है कि अगर रणजीत चौटाला के साथ बीजेपी के नेता ही नहीं है तो ऐसे में वो जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, और यही बड़ा कारण है कि उनको इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहां से बीजेपी के जो मौजूदा सांसद थे बृजेंद्र सिंह, वो भी पहले ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन वो भाजपा में कांग्रेस से ही आकर शामिल हुए थे। ऐसे में उन्होंने घर वापसी कर ली, तो वही जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनमें विशेष तौर पर नाम जो है कुलदीप बिश्नोई का शामिल है, तो वही दूसरा बड़ा नाम है कैप्टन अभिमन्यु, जो जाट नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उन दो बड़े नेताओं का साथ भी अब तक रणजीत चौटाला को नहीं मिल पाया, क्योंकि वो दोनों नेता चुनाव लड़ने की टॉप लिस्ट में थे। यानी कि जब मंथन चल रहा था टिकट देने के लिए तो उस समय उनका नाम टॉप पर बना हुआ था। हालांकि उनको काटकर जो है रणजीत चौटाला को मौका दिया गया था, ऐसे में उनको ये बात हजम नहीं हो रही, सहन नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं उनका जो विरोध होगा वो भी रणजीत चौटाला को डुबोने का काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यही कि भाजपा के नेता, भाजपा का कोई भी व्यक्ति अब तक रणजीत चौटाला के साथ खुलकर लगता हुआ दिखाई नहीं दिया है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला चुनाव में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनके अलावा अगर देखा जाए तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह, तो वही गुड़गांव लोकसभा सीट से राव इंद्रजीत सिंह। अब दोनों नेताओं को जो है एक मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जो पहले ही हवा और मौसम का रुख देखकर अपना पाला बदल लेते हैं। क्योंकि अगर राव इंद्रजीत सिंह को देखा जाए तो वो 5 बार लगातार गुड़गांव
सीट पर सांसद रह चुके हैं। तो वहीं अगर धर्मवीर सिंह की बात की जाए तो वो भी लगातार 2 बार बीजेपी से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव जीत चुके हैं और दोनों ही नेताओं को, चाहे राव इंद्रजीत सिंह की बात की जाए या फिर धर्मवीर सिंह की बात की जाए, दोनों को तीसरी बार बीजेपी ने टिकट देने का काम किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इन नेताओं का पुराना राजनीतिक इतिहास देखा जाए तो इनकी शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी या फिर लोकदल से हुई, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है दोनों नेता लगातार तीसरी बार बीजेपी से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही नेता जो है अन्य दलों से आकर भाजपा में शामिल हुए थे। तो इन नेताओं का नाम भी दल बदलू नेताओं में जोड़ा जा सकता है। हालांकि बीजेपी के अनुसार ये दोनों जो है जिताऊ कैंडिडेट हैं, इसीलिए इनको तीसरी बार जो है टिकट दी जा चुकी है। लेकिन इससे के अलावा भी अगर सोनीपत लोकसभा सीट की बात की जाए, जहां पर भाजपा के सामने सबसे बड़ी मुसीबत उनके खुद के ही 2 बार के सांसद रमेश चंद्र कौशिक के प्रति लोगों की नाराजगी बनी हुई। रमेश चंद्र कौशिक जो 2014 से 2024 तक लगातार 2 बार सांसद रहे और कहीं ना कहीं 10 सालों के अंदर उनके प्रति लोगों का जो गुस्सा बना, अब वो सोनीपत लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के सामने निकल रहा है। जनता का गुस्सा जो है वो मोहनलाल बड़ौली के ऊपर उतर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सोनीपत लोकसभा सीट पर भी जो है मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। जनता का विरोध जो है लगातार बीजेपी के चुनावी प्रचार प्रसार को बाधित करने का, प्रभावित करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है हरियाणा में कुल सीटों में से आधी से अधिक सीटों पर पिछड़ती हुई फिलहाल नजर आ रही है। जो चुनावी माहौल भाजपा के प्रति इन सीटों पर देखने को मिल रहा है वो काफी निराशाजनक है और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी की टेंशन भी काफी हद तक बढ़ी हुई नजर आ रही है। लगातार भाजपा प्रयास कर रही है कि जो अंदरूनी बगावत है उससे निपटा जाए, बाहरी बगावत को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया जाएगा। हालांकि बाहरी बगावत जो इतना इफेक्ट नहीं डालेगी जितना इफेक्ट जो है चुनावी परिणाम पर अंदरूनी बगावत डालने वाली है। इसलिए अपने कैडर को शांत करना, अपने कैडर को अपने पक्ष में करना बीजेपी के लिए सबसे अहम और बड़ा कदम साबित होगा। अगर भाजपा उनको अपने पक्ष में कर लेती है तो चुनावी परिणाम भी काफी हद तक ठीक साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसी प्रकार जो अंदरूनी बगावत है वो फूटती रही, जो अंदरूनी बगावत वो पनपती रही, वो आगे बढ़ती रही, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये एक खतरे का संकेत है, बीजेपी के लिए एक खतरे की निशानी है, जिसको अगर भाजपा समय रहते भांपती है तो कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम को सुधारा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी 10 सीटों में से हिसार की बात की जाए, सिरसा, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये ऐसी सीटें हैं, या फिर अंबाला की बात की जाए जिन पर भाजपा फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूती के साथ इन सीटों पर कब्जा जमाता जा रहा है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है? क्या वास्तव में ही सीटों पर लगातार जो है बीजेपी पिछड़ती जा रही है? क्या वास्तव में ही जो चुनावी माहौल है वो भाजपा के खिलाफ होता जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।